तो शुरू करें। ओके शुरू। हेलो गाइस। तो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है ओशियानिक सैलिनिटी, जो कि आता है सब जो कि टॉपिक है ओशियानिक ओशियनोग्राफी, ज्योग्राफी का के एक टाइप है, उसी के अंदर है। ठीक है, ये तो हो गया, उसका कोई डिस्कस इसका कोई मतलब नहीं। हम लोग बात करते हैं ओशियानिक सैलिनिटी का। ठीक है, तो ओशियानिक सैलिनिटी जो है वो बेसिकली होता ये है कि एक पर्टिकुलर कितना अमाउंट ऑफ साल्ट जो प्रेजेंट है किसी भी ओशियन में पर 1000 मॉलिक्यूल पे। ठीक, इसी को हम लोग बोलते हैं ओशियानिक सैलिनिटी। ठीक है, और ये चीज़ जो है वो वेरी करती है, मतलब कि हर जगह पे ओशियानिक सैलिनिटी सेम नहीं हो सकती ना। अलग अलग जगह पे अलग अलग कंडीशंस की वजह से ओशियानिक सैलिनिटी अलग अलग होती है। तो आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि हॉरिजॉन्टली वेरिएशंस में हॉरिजॉन्टली कैसे वेरिएट होती है ओशियानिक सैलिनिटी, और वर्टिकली किस हिसाब से वेरिएट, मतलब अलग अलग जगह पे कैसे कैसे वेरिएट होती रहती है ओशियानिक सैलिनिटी। इस बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मतलब कौन पहला फैक्टर ये देखेंगे कि ड्यू मतलब हॉरिजॉन्टल वेरिएशन में ही हम लोग पहला फैक्टर देखेंगे। देखने मतलब पहली चीज जो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि पहला फैक्टर कौन सा इफेक्ट करता है ओशियानिक सैलिनिटी को हॉरिजॉन्टल वेरिएशंस में। ठीक, तो जो पहला फैक्टर है, जो कि सबसे मेन फैक्टर भी कह सकते हैं, मेन फैक्टर तो सारे हैं, पर जो पहला फैक्टर जो इफेक्ट करता है ओशियानिक सैलिनिटी को वो है लेटीट्यूड। ठीक है, कि किस लेटीट्यूड पे हम लोग ओशियानिक सैलिनिटी को मेजर कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम लोग हायर लेटीट्यूड पे जाएंगे, ठीक है, हायर लेटीट्यूड पे एनर्जी पर यूनिट एरिया कम होगा, उसकी वजह से वहाँ का टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होने की वजह से पानी कम इवेपरेट होगा, पानी कम इवेपरेट होने की वजह से वहाँ की सैलिनिटी ज़्यादा होगी। पर अगर कहीं पे अगर हम लोग लोअर लैटिट्यूड की बात करें तो कंपेरेटिवली क्या होगा कि लोअर लैटिट्यूड में जो ओशियानिक मतलब जो मिड लैटिट्यूड की अगर हम लोग बात करें तो मीडियम जो लैटिट्यूड होगा, मिड लैटिट्यूड होगा, मतलब कि 30 से 60 के बीच में, वहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा हाई होगा, एनर्जी पर यूनिट थोड़ा हाई होगा, इसकी वजह से टेम्परेचर थोड़ा हाई होगा, और टेम्परेचर हाई होने की वजह से वहाँ पे इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। ठीक, और इवेपोरेशन के ज़्यादा होने के कारण, अगर इवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो अब आप ऐसा मान के चलिए ना कि आपके पास एक पानी है, एक मतलब एक भगोना पानी, 1 लीटर पानी है आपके पास। ठीक है, उसमें 1 चम्मच नमक आपने मिला रखा है। ठीक, एक भगोन 1 लीटर पानी में आपने 1 चम्मच नमक मिलाया। अब क्या हुआ कि अगर वहाँ उसका मतलब आपने भगोना वैसे रखा है, ठीक है, टेम्परेचर कम है तो कोई दिक्कत नहीं, उसका एक सैलिनिटी फिक्स हो गया, फिर उसी सैलिनिटी पर रहेगा। पर अगर उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, ठीक है, अब वही 1 लीटर पानी जिसमें नमक मिला के रखा है, आप उसको उठा के गैस पे रखें, या फिर किसी ऐसी चीज़ में जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा हाई हो और पानी उबले। ठीक है, आपने उसको उठाया, गैस पे रख दिया, ठीक, गैस ऑन करा, उसको टेम्परेचर इंक्रीज, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होगा कि पानी इवेपरेट होगा। पानी इवेपरेट होगा, इसकी वजह से क्या होगा कि वो जो पानी है, पानी थोड़ा थोड़ा इवेपोरेट होता रहेगा, और जो नमक है उस नमक की क्वांटिटी उतनी ही रहेगी, पर पानी का अमाउंट जो होगा वो घट जाएगा। इसकी वजह से उस सोल्यूशन का वो जो सोल्यूशन होगा, उस सोल्यूशन का जो सैलिनिटी होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक, आप समझ गए, पर 1000 मॉलिक्यूल्स, उससे कितने मॉलिक्यूल्स हैं इसकी मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि वाटर वाटर जो है टेम्परेचर हाई होने पे इवेपोरेट हो जाता है, पर साल्ट इवेपोरेट होता नहीं है, इसकी वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, ये तो बात हो गई कि लैटिट्यूड्स की, कि मिड लैटिट्यूड में सबसे हाईएस्ट होगा, लोअर लैटिट्यूड में हाई होगा और हायर लैटिट्यूड में कम होगा। पर लोअर लैटिट्यूड में प्रेसिपिटेशन हाई होता है, इसकी वजह से लोअर लैटिट्यूड में उतना हाई होता नहीं है। ठीक, तो अब ये प्रेसिपिटेशन की बात कर ही ली है, तो अगला टॉपिक की बात कर लेते हैं हम कि जो फैक्टर इफेक्ट करेगा वो है प्रेसिपिटेशन। अब ऐसा मान के चलो ना कि आप उसी पानी को गर्म कर रहे हो, पर उसमें एक्स्ट्रा पानी ऐड करते हो। 1 लीटर पानी जो आपने गर्म करने के लिए रखा गैस पे, ठीक है, तो आप उसको हीट कर रहे हो, तो उससे पानी वेपरेट तो हो रहा है, ठीक, उसकी सैलिनिटी बढ़ रही, पर साथ में ही आप पानी उसमें ऐड करते जा रहे हो। तो जैसे आप अगर उसमें पानी ऐड करते रहोगे तो उसकी सैलिनिटी उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगी। ठीक, सैलिनिटी उसकी मॉडरेटेड ही रहेगी। तो ऐसे ही प्रेसिपिटेशन में क्या होता है कि अगर मान लीजिए समुद्र से पानी
हाई टेम्परेचर की वजह से इवेपोरेट होता है, पर प्रेसिपिटेशन अगर हो गया तो प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, बारिश होती है, बारिश पानी आता है। तो अगर उसमें वापस से पानी, बारिश की वजह से उसमें वाटर, फ्रेश वाटर ऐड होता रहेगा, इसकी वजह से उसकी सैलिनिटी जो रहेगी वो एक मीडियम लेवल पे मिडरेट होकर मतलब प्रॉपर मेंटेन होकर रहेगी, ठीक है। और फिर अगला फैक्टर कौन सा है जो इफेक्ट करता है, तो अगला फैक्टर जो इफेक्ट करता है वो है विंड, ठीक। अब जैसे विंड कैसे इफेक्ट करता है, विंड इस तरीके से इफेक्ट करता है ना कि अगर विंड है, ठीक है, तो वो प्रिवेल करेगी, कोई भी हवा जो है वो प्रिवेल कर रही है कि मतलब हवा चल रही है इधर से, तो वो जो जिस साइड में वो ऑन ऑफ शोर होगी, तो जैसे विंड जो है ना वो इस तरीके से इफेक्ट करती है। अब जैसे अगर आप लोअर लैटिट्यूड में देखें, ठीक है, अगर हम लोग बात कर लें लोअर लैटिट्यूड की, तो लोअर लैटिट्यूड में ट्रेड विंड प्रिवेल करती है, ठीक है। तो ट्रेड विंड प्रिवेल करने की वजह से जो वाटर है, जो ओशियनिक सरफेस है, तो ओशियनिक सरफेस की जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर होगी ना, वो धीरे धीरे ड्रिफ्ट होती रहती है किस साइड, ईस्टर्न, जो मतलब ईस्ट साइड में ट्रेड विंड की वजह से वो पूरा पूरा मतलब ड्रिफ्ट होती रहती है। इसकी वजह से उसकी जो से और उसका टेम्परेचर जो है वो वार्म हो जाता है, ठीक। उसका टेम्परेचर वार्म होने की वजह से ईस्टर्न साइड जो है मतलब जो वेस्टर्न साइड होगा, ठीक, वेस्टर्न साइड लोअर लैटिट्यूड में, लोअर लैटिट्यूड का वेस्टर्न साइड ट्रेड विंड की वजह से ज़्यादा सैलिनिटी होता है, ठीक है। वेस्टर्न साइड में देखो लोअर लैटिट्यूड के देखो जो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज मतलब कर नहीं रहा हूँ, बस थोड़ा सा बह कह नहीं पा रहा हूँ जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, कोशिश करते हैं, दोबारा कोशिश करेंगे। देखो जो वेस्टर्न साइड होता है ओशियन का, ठीक है, वो ज़्यादा सॉलिनिटी मतलब साइड, जो वेस्टर्न साइड होता है वो थोड़ा ज़्यादा नमकीन होता है एज कंपेयर टू ईस्ट लोअर लैटिट्यूड में। क्यों? ड्यू टू द प्रिवेलिंग ट्रेड विंड, ट्रेड विंड की वजह से क्या होता है कि जिस साइड ऑनशोर विंड होगी, ठीक, जिस साइड ऑनशोर विंड होगी वो ऊपर उसका जो ऊपर का सबसे जो टॉप मोस्ट लेयर होगा ना, वो जो वाटर है उसको ड्रिफ्ट करता रहेगा धीरे धीरे, और वो ड्रिफ्ट होके एक किनारे मतलब लेके जाता रहता है, ठीक है। मतलब वेस्ट ईस्ट साइड से उसको वेस्टर्न साइड में ट्रेड विंड जो है ईस्ट साइड से पानी को ड्रिफ्ट करते 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 वेस्टर्न साइड पे लेके जाती है, ठीक। तो वेस्टर्न साइड पे क्या होता है कि कुछ पानी जो है, कुछ वाटर का अमाउंट जो है वो इवेपोरेट होता रहता है धीरे धीरे टाइम के साथ में। तो जब वो उधर पहुंचता है तो वो उसमें से ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर इवेपोरेट हो जाता है और वो वार्म ओशन करंट में बदल जाती है, ठीक। वार्म ओशन करंट में बदलने की वजह से उसकी सैलिनिटी जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है, एज कंपेयर टू ईस्टर्न साइड ऑफ ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है। ईस्टर्न कोस्ट की कंपैरिजन में वेस्टर्न कोस्ट की जो सैलिनिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और इसी का जस्ट वाइस वर्सा होता है इन द केस ऑफ द हायर लैटिट्यूड। अगर हायर लैटिट्यूड की बात करें तो वेस्टर्लीज की इन्फ्लुएंस में आके जो ईस्टर्न साइड होगा ओशियन का वो ज़्यादा सैलिनिटी हो, वो ज़्यादा नमकीन हो जाता है, सैलिनिटी ज़्यादा हो जाती है, ईस्टर्न साइड पे सैलिनिटी ज़्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू द वेस्टर्न साइड ऑफ द ओशियन, ठीक। अब अगला जो टॉपिक है मतलब अगला जो फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है ओशियनिक सैलिनिटी को है वो है ओशियनिक करंट। देखो ओशियनिक करंट को कहे कैसे करता है, इसका बहुत सिंपल सा है कि अगर कोई ओशियनिक करंट वार्म ओशियनिक करंट है, ठीक है, वार्म ओशियनिक करंट होने की वजह से वो मतलब उसमें से इवेपोरेशन बहुत तेज होगा, इवेपोरेशन होने की वजह से उसकी सैलिनिटी इंक्रीज हो जाएगी। और अगर कोल्ड ओशन करंट है तो कोल्ड ओशन करंट होने की वजह से उसमें इवेपोरेशन नहीं होगा और उसकी सैलिनिटी मॉडरेटेड रहेगी, मतलब ऐसा कम भी नहीं हो जाएगी पर मॉडरेटेड रहेगी कि हाँ 35-37 मोल पर 1000 मोल ऐसे ही रहेगी, ठीक है। ये बात हो गई सैलिनिटी की, ओशियनिक करंट की कैसे ओशियनिक करंट कैसे इफेक्ट करती है, ठीक है। तो अगला जो फैक्टर है वो इफेक्ट करता है वो है लैंडफॉर्म, लैंड मास कि अगर कोई ओशियनिक सरफेस है, ठीक, और वो सराउंडेड है मतलब कि वो इनक्लोज्ड है, अगर कोई ओशियन
लैंड मास से इनक्लोज है, तो उस कंडीशन में लैंड मास पे क्या होता है कि टेम्परेचर, अभी इससे पहले वाले टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है ना कि ओशियनिक टेम्परेचर में, कि अगर लैंड कोई भी ओशन है जो लैंड मास से इनक्लोज है, तो लैंड मास का टेम्परेचर हाई होने की वजह से ओशन का टेम्परेचर भी जल्दी हाई होता है। लैंड मास का टेम्परेचर जल्दी हाई होता है तो लैंड मास से इन्फ्लुएंस में आके ओशियन का टेम्परेचर भी हाई होता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा ना कि अगर ओशियन का टेम्परेचर हाई होगा, लैंड मास के अगर उस लैंड मास के इन्फ्लुएंस में अगर है, इनक्लोज्ड है कोई भी ओशियन जो है वो लैंड मास से इनक्लोज है, ठीक, उस कंडीशन में क्या होगा कि वो लैंड के इन्फ्लुएंस में आके लोअर लेटीट्यूड में ड्यूरिंग समर वो ज़्यादा उसका ओशन का टेम्परेचर हाई होगा, इसकी वजह से इवेपोरेशन ज़्यादा होगा और उसकी सैलिनिटी भी ज़्यादा होगी। वहीं अगर हम लोग हायर लेटीट्यूड की बात करें तो हायर लेटीट्यूड में विंटर्स में टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। इसकी वजह से वहाँ पे जो हायर लेटीट्यूड पे जो ओशियंस होंगे उनका टेम्परेचर कम होगा, इसकी वजह से वहाँ की सैलिनिटी मॉडरेटेड ही रहेगी। ठीक, ये तो बात हो गई लैंडफॉर्म की। अब जैसे पोल्स की बात करें अगर हम लोग, तो पोल्स पे ग्लेशियर्स हैं सारे, और वो ग्लेशियर्स जो हैं मेल्ट हो रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो मेल्ट होने की वजह से वहाँ पे क्या होता है कि फ्रेश वाटर जो है वो उसमें ऐड होता रहता है। फ्रेश वाटर के ऐड होने की वजह से वहाँ की सैलिनिटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, मतलब कि किसी भी आइसबर्ग के मेल्ट होने की वजह से फ्रेश वाटर जो है वो सी ओशियंस में मिलता रहता है, इसकी वजह से उस जगह पे ओशियनिक जो सैलिनिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, मतलब थोड़ा कम हो जाती है नॉर्मल से। ठीक है, और दूसरा ऐसा भी है कि अगर इसी फैक्टर की बात करें तो ऐसा भी है ना कि अगर कोई कई नदियां हैं, ठीक है, वो नदियां आके जब समुद्र से मिलती हैं तो उनका उन नदियों की जो सैलिनिटी है वो कम होती है। ठीक, नदियों की सैलिनिटी कम होने की वजह से जब वो ओशियंस में मिलती हैं तो ओशियंस में वाटर मॉलिक्यूल्स को बढ़ा देती हैं। इसकी वजह से जो अगर किसी ओशियंस में, जैसे किसी ओशियन में बहुत सारी नदियाँ आके मिल रही हैं, ठीक, उसकी वजह से भी ओशियनिक सैलिनिटी घट जाती है। ये तो बात हो गई हॉरिजॉन्टल वेरिएशन की। अगर अब हम लोग तो आगे बढ़ के बात कर देते हैं कि वर्टिकल वेरिएशंस क्या होते हैं। ठीक, कि वर्टिकली किस हिसाब से अलग, मतलब अलग अलग लेयर्स कैसे डिवाइड हैं ओशियनिक सैलिनिटी के। ठीक है, तो बेसिकली ओशियनिक सैलिनिटी जो है वो तीन लेयर में, जैसे ओशियनिक टेम्परेचर हम लोगों ने पढ़ा था कि ओशियनिक टेम्परेचर में क्या था कि तीन लेयर में मतलब तीन लेयर में हम लोग पढ़ रहे थे ओशियनिक टेम्परेचर की। पहला जो लेयर था उसको हम लोग बोल रहे थे कि सरफेस लेयर, दूसरे को बोल रहे थे इंटरमीडिएट लेयर, तीसरे को बोला हमने बॉटम लेयर। ठीक, वैसे ही अब हम लोग बात करेंगे ओशियनिक सैलिनिटी की, तो ओशियनिक सैलिनिटी को भी हम लोग तीन लेयर्स में, मतलब वर्टिकली तीन लेयर्स में डिवाइड कर देंगे। ऊपर की जो टॉप मोस्ट लेयर होगी 300 मीटर की, उसको हम लोग बोलेंगे सरफेस लेयर। उसके नीचे की जो लेयर होगी उसको हम लोग बात करेंगे, जो उसके नीचे के 700 मीटर की लेयर होगी उसको हम लोग बोलेंगे इंटरमीडिएट लेयर। और उसके नीचे जो सबसे नीचे, मतलब 1 किलोमीटर से नीचे लेके ओशियनिक फ्लोर तक, वहाँ तक का जो भी लेयर होगा उसको हम लोग बोलते हैं बॉटम लेयर। ठीक, ये तो बहुत बेसिक सी बात होगी कि कैसे कैटेगराइज करके हम लोग ये पढ़े, मतलब ये लोग हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो अब बात करते हैं